नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, वहीं प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण का दौरा कर रहे हैं। दक्षिण का मतलब यहाँ पे दक्षिण भारत से है। दक्षिण भारत के राज्यों, आज वो आंध्र प्रदेश में है और जहां भी वो जा रहे हैं वहां जो स्थानीय मंदिर है, स्थानीय रूप से प्रसिद्ध मंदिर है, उन मंदिरों में जा रहे हैं, वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं में जोश जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत भी नहीं है, हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में जोश दिलाने हेतु कुछ न कुछ तो करते ही रहती है। लेकिन एकाएक प्रधानमंत्री का दक्षिण का दौरा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। दूसरी तरफ दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो जैसा आप सबको पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। पूरे देश में एक माहौल बनाया गया है या बन गया है, आप कहें। अभी चारों तरफ जो बीजेपी से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं वो घर घर जाकर के लोगों को इनविटेशन दे रही है और वो अक्षत, आप जानते ही होंगे, चावल में हल्दी मिला हुआ हल्दी, जो शुभ कार्यों हेतु किसी को भी निमंत्रित करने के लिए, पहले ये पुरानी प्रथा, सनातन परंपरा से जुड़ी हुई प्रथा है कि लोग एक दूसरे को अपने यहाँ किसी भी शुभ कार्य के लिए जो आमंत्रित करते हैं तो उन्हें हल्दी और चावल मिला हुआ अक्षत जो है वो जाकर उनके घर में पहुंचाते हैं। वो सिलसिला भी चल रहा है और ये भी एक अभी खबर आई है कि मार्च तक बीजेपी और उससे जुड़ी संस्थाओं का लक्ष्य है कि वो कम से कम 2.5 करोड़ लोगों को, विभिन्न राज्यों से 2.5 करोड़ लोगों को वो अयोध्या जो है मंदिर दर्शन करवाने ले जाएगी। वो सब के सब स्वाभाविक है कि सब तीर्थयात्री होंगे, वो वहां जाकर के मंदिर देखेंगे और इससे वो जब लौट के जाएंगे तो अपने लोगों के बीच में फिर उसकी बातें भी करेंगे। तो जो फैलाव है, जो रामलला मंदिर का जो फैलाव है, वो पूरे भारत या बृहद भारत के ही, वैसे तो वैश्विक स्तर पर इस आयोजन को सराहा जा रहा है और बहुत हद तक लोगों में उत्सुकता है कि कैसे उस दिन जो है, जो लोगों का कहना है कि 500 साल, 5 सदी के बाद जो है रामलला फिर से अयोध्या विराजेंगे, ये भी एक तरफ चल रहा है। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक खबर आई है। ये खबर नहीं, ये खुलेआम जो बीजेपी कह रही है कि हम 50% वोट शेयर के साथ 400 से ज्यादा सीट इस बार लोकसभा की जीतेंगे और ये हमारा लक्ष्य है। आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसका मुख्य उद्देश्य, इस जो ये लक्ष्य है, ये बहुत ही भारी भरकम लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति एक बार राजीव गांधी ने अवश्य किया था, लेकिन वो अब अपने बलबूते पर नहीं कर पाए थे। दरअसल हुआ यह था कि इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी और जो उससे सहानुभूति की एक लहर पूरे देश में दौड़ पड़ी थी, उसके कारण वो 400 पार कर पाए थे। लेकिन इससे पहले संभवतः शायद एक बार नेहरू जी इस 400 की सीमा को पार कर पाए और कोई कर नहीं पाया है और ये आज के तारीख में लगभग असंभव सा लगता है। तो आज का मेरा जो शीर्षक है वो यही है कि मात्र राम नाम के सहारे क्या बीजेपी 50% से ज्यादा वोट शेयर पा जाएगी और 400 का आंकड़ा को छू पाएगी या उसको पार कर लेगी। दोस्तों, आपको याद होगा, थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं कि ये जो अयोध्या का मसला है, ये बीजेपी ने अपने 1989 के पालमपुर अधिवेशन में इसको अपने पार्टी के मुद्दे में शामिल किया था। 1989 में पालमपुर में। उसके बाद से लगातार बीजेपी इस मुद्दे को उठाते रही है। लोगों का कहना है कि वो 2 सीट, स्वाभाविक 80 में जब पार्टी की स्थापना हुई थी, 84 में पहला चुनाव हुआ था, उस चुनाव में तो बीजेपी का किसी भी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बचा था। वो इतनी बड़ी लहर थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, वो पूरे देश में थी, तो बीजेपी का क्या। लेकिन उसके बाद से जब 89 में इलेक्शन हुआ, तब से जो बीजेपी अपना आंकड़ा हमेशा बढ़ाते रही है और ये वही वर्ष है 1989 जब पहली बार बीजेपी ने अयोध्या के मसले को अपने जो उसका मैनिफेस्टो होता है उसमें शामिल करना आरंभ किया और पार्टी ने कहा कि ये मेरा मुख्य मुद्दा है। उसके बाद से लगातार
ये सत्य है कि लगातार पार्टी के ग्राफ में बढ़ोतरी होती रही है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी इसका, मित्रों, आप सबको पता है कि 1992 में 6 दिसंबर को जो विवादित ढांचा है उसको ढहा दिया गया था, तोड़ दिया गया था। जो भी आप कहना चाहें, जो भी संज्ञा आप देना चाहें, आप स्वतंत्र हैं। उसी दिन रात में उस समय बीजेपी की 4 राज्यों में सरकार थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में। उसको रातों रात बर्खास्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश, जहां पे अयोध्या नगरी है, जो इस पूरे आंदोलन का, जो आप राम मंदिर आंदोलन जिसे कहते हैं, उसका पूरा केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश रहा है। लेकिन इस घटना के बाद जो चुनाव हुई, जानकारों का मानना था कि अब तो बीजेपी को सत्ता में आने से उत्तर प्रदेश में कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वास्तविकता ये है दोस्तों कि उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, उसमें बड़ी मुश्किल से बीजेपी जो है विपक्ष का अपना जो पद है वो बचा पाई, माने चुनाव हार गई। और उसके बाद लगातार वो चुनाव हारते रही है। बीच में इस सदी के शुरुआती में वो एक बार फिर से सत्ता में आई, लेकिन अपने बलबूते पे सत्ता में नहीं आई। और 2003 के बाद, खास करके 2008 वगैरह में, तो उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। उसके बाद 14 साल बाद, जो राजनाथ सिंह जी बार बार कहा करते थे कि 14 साल जो है बीजेपी उत्तर प्रदेश में बनवास में रही, और 17 में फिर से बीजेपी सत्ता में आ पाई। तो अगर सिर्फ राम नाम के सहारे अगर बीजेपी को सत्ता हासिल होना होता तो सबसे पहले उसे उत्तर प्रदेश में ही होता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा कभी नहीं हो पाया। और अभी जो लोग, जानकार लोग कहते हैं कि बस राम नाम के सहारे जो इस बार 2024 का बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि एक सामान्य बहुमत जो बीजेपी को मिल जाए, लेकिन जो 400 का आंकड़ा है, 50% वोट शेयर पाने का लक्ष्य है, क्या ये सिर्फ राम नाम के सहारे संभव हो पाएगा? ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। दरअसल आप राम नाम को एक मिनट के लिए राम मंदिर का मुद्दा को या राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसको आप कुछ मिनट के लिए भूल जाइए। आप देखिए कि इससे पहले जो 2019 में जब भाजपा फिर से सत्ता में आई, ज्यादा सीट जीतकर सत्ता में आई, उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था लाभार्थी वर्ग, जो 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो 5 साल में उन्होंने लोगों तक डीबीटी, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जो आपके बैंक अकाउंट में जाता है, उसके साथ में उज्ज्वला योजना और अन्य योजनाएं, खास करके जो महिला केंद्रित योजनाएं थी, उसका जो लाभ मिला, और उससे जो पूरे देश भर में, अच्छा, इन योजनाओं में कभी भी न तो धर्म, जाति या किसी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। और अगर आप आंकड़े को आप बहुत ही गंभीरता से विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि जो मुसलमान, जिसकी जनसंख्या मानी जाती है कि 14 से 16% के बीच है इस देश में, वो इस लाभार्थी वर्ग में 30% से ज्यादा है। इस लाभार्थी वर्ग में चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 30% से ज्यादा है, अर्थात 30% से ज्यादा जो ये बेनिफिट गया है ये मुसलमानों के पास में गया है। और इसमें ना तो किसी जाति, धर्म, किसी के आधार पर भेद नहीं किया गया। आप बीजेपी को किसी भी चीज के लिए गाली बक सकते हैं, लेकिन इसके लिए गाली नहीं बक सकते हैं। तो ये जो एक लाभार्थी वर्ग पैदा हुआ है, और इस लाभार्थी वर्ग में भी विशेष करके जो महिलाएं पैदा हुई है, जिनको अब जो जानकार हैं, जो विश्लेषक हैं, वो कहते हैं कि ये बीजेपी का साइलेंट वोटर है। ये सही बात भी, क्योंकि महिलाएं ज्यादा प्रखर होकर के, उग्र होकर के लोगों के बीच में आकर के अपना जो उनके अंदर के विचार होता है वो कभी भी प्रकट नहीं कर पाती हैं, उनको मौका भी नहीं मिलता है। जो आप कुछ कामकाजी महिलाएं या स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स, उनको अगर आप माइनस कर दीजिए तो आखिर कब महिलाओं को मौका मिलता है कि वो अपनी बात लोगों के सामने रख सकें? तो ये एक साइलेंट वर्ग है जिसमें 19 में बड़े बड़े जानकारों को चौंकाया था। इसमें से एक बड़े जानकार हैं शेखर गुप्ता, इंडियन एक्सप्रेस में थे, अभी जो है वो द प्रिंट के वो हेड हैं। उन्होंने इस चीज को स्वीकारा, इन्होंने लोगों के सामने स्वीकारा कि हम बहुत बड़ी विश्लेषण में बहुत बड़ी भूल कर दिए कि हम ये समझ ही नहीं पाए कि उज्ज्वला और अन्य योजनाएं जो है उसका कितना असर लोगों पर और विशेषकर महिलाओं पर पड़ा है।
तो ये जो है इनका साइलेंट वोटर है, जो बीजेपी को 2019 में भी वोट दे करके इनको प्रेसिडेंट जीत दिलवाई। अब हो ये रहा है, अभी ये अनुमान है, अभी सरकार ने घोषणा नहीं की है, लेकिन लोगों का मानना है कि जो अभी अक्टूबर को जो बजट पेश किया जाएगा, ये लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम बजट होगी इस सरकार की, और इस बजट में वो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं तो ला ही रहे हैं, साथ में वो एक कर क्या रहे हैं कि आपको याद होगा दोस्तों कि देश में किसान निधि योजना के तहत जो है 6,000 रुपए हर साल जो है 2-2 हजार के किस्त में 3 बार जो किसान है, जो सीमांत किसान है, उनको सरकार देती है। अब सरकार करने क्या जा रही है कि इन किसानों में जो महिलाएं हैं उनको 6,000 के बदले उनको 12,000 प्रति वर्ष देने का वादा वो करने जा रही है। या ये योजना प्रारंभ वादा क्या करेगी, जब बजट में शामिल हो गया तो देना भी चालू कर देगी। तो समझिए कि जो महिलाएं हैं उनके बीच में फिर से सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी। इसी तरह से जो अभी फ्री में जो राशन मिल रहा है, जो शहर में रह रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या असर पड़ रहा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो राशन मिलता है। आप विपक्ष वाले कितना भी गाली बके कि इसने 80 करोड़ लोगों को भिखमंगा बना दिया, गरीब बना दिया, जो आपको कहना है कहिए, लेकिन जो इसका बेनिफिट पा रहा है उसको समझ में आ रहा है कि इस योजना के तहत उनको किस प्रकार से लाभ दी जा रही। तीसरी बात दोस्तों, जो सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों में जिसका पड़ा है वो ये है, पहले भी सरकारी योजनाओं में ग्रामीणों के लिए बहुत कुछ हुआ करती थी, बहुत कुछ हुआ करता था, लेकिन होता क्या था कि उन तक पहुंच नहीं पाता था। इस बार जो है जो 2014 से जो चालू हुई है मोदी जी का काल, इसमें हुआ यह कि जो घोषणाएं की जाती हैं वो टारगेट ग्रुप तक पहुंच जाती है। खास करके डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसके जरिए हो क्या रहा है कि बीच में बिचौलियों का संभावना ही खत्म कर दिया गया है। अब बिचौलिए होते ही नहीं है, सीधे आपके अकाउंट में पैसा जा रहा है। अब जब ये आपके अकाउंट में सीधे जा रहा है तो अब आपसे कोई पैसा कैसे ले सकता है, कमीशन कैसे मांग सकता है। और इसका मैं बता रहा हूं दोस्तों 2 राज्यों में अभी हुआ क्या था कि आपको याद होगा कि तमिलनाडु में भी 10-15 दिन पहले, 1 महीना पहले काफी बारिश हुई, पूरा जो तमिलनाडु हो जलमग्न हो गया। अब वहां की सरकार ने, जो स्टालिन सरकार है, डीएमके की गवर्नमेंट, डीएमके पार्टी की सरकार ने, जो एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम सब बाढ़ पीड़ितों को 6,000 रुपया कैश देंगे। और वो पहुंच गया केंद्र के पास कि हमको दो। केंद्र ने कहा कि हम आपको देंगे ही नहीं नगद, किसी चीज नगद हाथों हाथ देने के लिए। आपको अगर देना है आप लोगों का लिस्ट बनाइए, मैं उसको ट्रांसफर कर देता हूं। होता यह कि जब भी आप कैश हाथों हाथ देने की बात करेंगे वहां भ्रष्टाचार होगा ही। और वहां पे जो इनके पार्टी के, खास करके मान लीजिए स्टालिन बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वो बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये दावा जो है वो अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए तो नहीं कर सकते हैं। उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो ही कैश देखेंगे, नकदी देखेंगे, उनके मुंह में पानी आ जाएगा और वो कुछ ना कुछ उसमें से अपना हिस्सा कटमनी निकालना चालू करेंगे। यही स्थिति वेस्ट बंगाल की है दोस्तों। वेस्ट बंगाल में ये गई ममता बनर्जी, मेरा 1 लाख इतना करोड़ रुपया अभी तक केंद्र नहीं दे रहा। ये प्रधानमंत्री से मिलने गई, प्रधानमंत्री इनकी सब सुनते रहे। सुनने के बाद अंत में कहा कि क्या आपने पिछले वर्ष का ऑडिट जो है जमा कर दिया है। ममता जी उठी और चली गई, क्योंकि ये लोग ऑडिट ही नहीं देते हैं। इन्होंने जो पैसा इनको मिला उसका इन्होंने क्या किया ये किसी को बताना ही नहीं चाहते हैं। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है दोस्तों कि ये जो कट मनी कल्चर है, वेस्ट बंगाल में इसको कट मनी कहा जाता है, ये पूरी तरह से पूरे राज्य के हर योजना में ये जो है भ्रष्टाचार जो है, आपको हर, आप जाइए वेस्ट बंगाल में, आप नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह ये कट मनी कल्चर है। अब इतना ज्यादा जब भ्रष्टाचार होगा, आप केंद्र के पास पहुंचोगे, मेरा पैसा दो। आपको सरकार क्यों देगी पैसा भाई? आपको पैसा लोगों के लिए देती है, इसलिए नहीं देती कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता उससे गुलछर्रे उड़ावे। तो ये एक राम नाम के बाद पहला तो है महिला, दूसरा है सरकारी योजना, और तीसरी, ये जो मैं 2 उदाहरण आपको दिया इसीलिए दिया, ये तीसरी चीज है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। गवर्नमेंट, अगर आप मोदी जी से भी पूछेंगे वो भी नहीं कहेंगे मैंने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर दिया, लेकिन खत्म करने की कोशिश की है
और ये बात जो है लोगों तक बहुत अच्छे ढंग से पहुंच गई है कि मोदी है तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये जो अभी चारों तरफ सड़कों का जाल, आप अपने घर से बाहर निकलिए, किसी भी शहर में आप रहते हो, आपको फ्लाईओवर, 4 लेन, ये जो सब पुल पुलिया जो बन रहा है, आप देखिए किस द्रुत गति से, किस तेजी से बन रहा है। और किसी में भी स्थानीय स्तर पर हो सकता है छोटी मोटी भ्रष्टाचार हो, लेकिन उसके टेंडर में, चूंकि सब कुछ ऑनलाइन है, अब आप टेंडर में घपला नहीं कर सकते हैं। ये सही बात है कि सरकारी बाबू सुधरने वाला नहीं है, इंजीनियर जो उससे जुड़े हुए हैं सुधरने, खासकर सरकारी, जो प्राइवेट कंपनी का अपने इंजीनियर होते हैं उनके बारे में आप नहीं कर सकते, लेकिन जो सरकारी इंजीनियर है, अब जो ये इनकी जो विरासत है जो भ्रष्टाचार की, वो एक दिन में तो खत्म होगी, लेकिन उसमें भी कमी आई, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर ये लूट के ले भी जाएंगे तो ईडी इनके घर से, इनके अलमारी से पैसा निकाल के लाएगी, तो इनको भी अब ये डर है, और जेल जाने का खतरा जो है वो तो अलग ही है। तो ये हुई भ्रष्टाचार, लोगों तक स्पष्ट संदेश कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ दोस्तों एक और भी चीज जुड़ी हुई है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है खुद मोदी जी का चेहरा और उनके नाम की गारंटी। मोदी जी का चेहरा जो है, जैसा कि अभी जो भी सर्वे करते हैं उन सबका कहना है कि ये हर जगह कम से कम 7 से 8% वोट जो है, जो पड़ती है किसी राज्य में पड़े या फिर विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, और हम तो यहां तक कहते हैं कि जो ये म्युनिसिपल चुनाव होता है उसमें भी 7 से 8% का अंतर सिर्फ मोदी जी का चेहरा लाता है, सिर्फ मोदी जी का चेहरा। और अब उसके साथ जुड़ गया गारंटी कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और इन्होंने 10 साल में ये करके दिखाया है। आपको, आप मोदी के आलोचक हैं, आप उनकी जितनी आलोचना करें, आप उनके हर बात पे आलोचना कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये देश में लोकतंत्र है, आप किसी की भी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन ये जो गारंटी शब्द है, इसकी आप आलोचना करने से पहले आपको बहुत सारे आंकड़े खंगालने पड़ेंगे, और तब भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये जो मोदी नाम का गारंटी है, और जो अभी जो छत्तीसगढ़ का जो चुनाव था, उसमें जीत का एक बहुत बड़ा कारण मोदी के नाम की गारंटी है कि लोगों को, अच्छा वहां के जो सरकार जो बनी उसने वो पूरा भी कर दिया। उन्होंने जो जो गारंटी दी थी, खास करके जो धान के खरीद पर जो बोनस देने की बात थी और कुछ बातें थी, वो सब उन्होंने पूरा किया। तो इससे हो क्या रहा है कि लोगों को लगता है कि मोदी जो है वो गरीबी हटाओ का नारा नहीं देता है, वो गरीबी को हटाता है। और ये विश्वास जब एक बारगी वोटर्स के दिलों में, दिमाग में घुस जाए, तो आप उसको बरगला फिर नहीं सकते। इसके साथ में दोस्तों एक और भी चीज है जो होना नहीं चाहिए था। दरअसल हुआ ये कि जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा था, जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, सारे दलों को इन्विटेशन दिया गया, किसी को आगे किसी को पीछे, सबको दिया गया। लेकिन उन लोगों ने, खास करके जो बड़े दल हैं जैसे कांग्रेस पार्टी है, वामपंथियों से तो उम्मीद भी नहीं थी, और भी जो अन्य पार्टियां, उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। इनको लगा कि मैं बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का मसीहा हूं, और इससे भारतीय जो जनमानस है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। वास्तविकता यह कि दोस्तों स्थिति इसके उलट है। कांग्रेस हाशिए पे जा रही थी, अब वो हाशिए पे चली गई है। अर्थ समझिए इसका। आप पिछली बार 52, 54 सीट, 53 सीट पाए थे, और जो लोगों का आकलन है कि आप इस बार वो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भारतीय हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, ये बड़े धर्म भीरू होते हैं। इनको आप खाना भले ही ना दें, लेकिन अगर धर्म की बात, और वो भी जो रामलला का जो आंदोलन है वो इतने दिनों से चल रहा है, आंदोलन 3-4 दशक हो गए, और उसके बारे में आप इस तरह के अनर्गल बातें, आप 2-4 शंकराचार्य को पकड़ के उससे अनर्गल बातें करवा रहे हैं। वो राजनीति का हिस्सा है जो शंकराचार्य इसमें अनर्गल बातें करे, वो सबके सब पहले भी कांग्रेस के पक्ष में बातें करते रहे हैं। से एक तो 2019 के चुनाव में अपना एक उम्मीदवार लेकर के बनारस पहुंच गया था, और वहां पे मोदी के खिलाफ वो बातें कर रहा था। अब सोचिए दोस्तों कि भारतीय जनमानस में, खास करके हिंदू में, उसकी क्या विश्वसनीयता होगी। दरअसल हो ये रहा है कि शंकराचार्य जो है, जो शंकराचार्य नाम का ये पद, एक तो ये पद ही विवादित है,
ये सारे पद अपने अपनी गरिमा खो रहे हैं और प्रतिदिन खो रहे हैं। और ऐसे ही अगर अनर्गल बातें करते रहे तो आने वाले समय में इनको कोई पूछेगा नहीं। आप सोचिए कि उसमें से एक शंकराचार्य कह रहा है, मैंने उस पर केस होनी चाहिए थी। वो ये कह रहा है कि मोदी वहां स्पर्श करेगा और मैं वहां खड़ा रहूंगा। यहां पर वो मोदी प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा है, मोदी किस जाति के हैं और वो जो है सो स्पर्श करेंगे मूर्ति को। इस देश में छुआछूत कब का खत्म हो चुका है दोस्तों। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो या मोदी विरोधी हो, मोदी भक्त हो, लेकिन ये व्यक्ति छुआछूत की बात कर रहा है, ये इतनी बड़ी जातिवादी बातें कर रहा है और हम सब मौन होकर सुन रहे हैं। जो मोदी विरोधियों ताली बजा रहे हैं। आप अगर छुआछूत की बात, जो कि इस देश में अपराध है, ये उसकी बात कर रहा है और कुछ लोग उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनमानस पूरी तरह से बदल चुका है, हिंदू जनमानस पूरी तरह से बदल चुका है और इस तरह की बेहूदगी के लिए भारतीय हिंदू जो समाज है उसमें कोई स्थान नहीं है कि आप किसी को जाति को इंगित कर करके कि वो छुएगा, वो स्पर्श करेगा और मैं खड़ा रहूंगा। अरे तुम हो कौन दोस्तों। ये देश पिछले 1000-1500 साल से लगातार विदेशी आक्रांताओं से आहत होता रहा है। ये शंकराचार्य कभी, इनमें से कोई भी शंकराचार्य कभी इन लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ है? इतिहास गवाह है, ये लोग सबके सब 2-2 क्विंटल के हो गए हैं। 2-2 क्विंटल इनका वजन है मुफ्त का खा खा कर, और ये हाथी पे बैठ के घूमते हैं। आपको दोस्तों एक बात बता रहा हूं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। आप जिस टीपू सुल्तान को, मैसूर का जो राजा था, जिस टीपू सुल्तान के खिलाफ अभी का हिंदू समाज इतनी बातें करता है कि वो बहुत बड़ा धर्मान था, ये था वो था, दोस्तों आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सुनकर आश्चर्य होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। जब ये टीपू सुल्तान अपने अगल बगल के, मैसूर के अगल बगल जो छोटे छोटे हिंदू राज्य था, जब ये उस पर आक्रमण करने जाता था तो श्रृंगेरी मठ का शंकराचार्य उसके लिए यज्ञ किया करता था और उसको लिखता था चिट्ठी। वो सारे रिकॉर्ड है श्रृंगेरी मठ में कि मैं, टीपू सुल्तान को लिखता है कि मैं आपके लिए, आपके विजय की कामना करते हुए यज्ञ कर रहा हूं। और आज ये हिंदू धर्म का ठेकेदार बन रहे मठाधीश, कायदे से इस तरह से जातिवादी। और ये जो मठाधीशी दिमाग है, सामंती दिमाग, ये असली सामंत है। और कहां गए वो वामपंथी जो हमेशा सामंतवाद के खिलाफ बातें करते हैं? क्यों नहीं आज के तारीख में आज चूंकि मोदी की बात है, मोदी से जुड़ी बात है, इसलिए उसके पीछे खड़े हैं। नहीं तो इस तरह के सामंतवादी सोच के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि भारत बदल रहा है, जो इन मठाधीशों के चक्कर में नहीं पड़ रहा है और इन मठाधीशों के बात पे कान नहीं दे रहा है। तो ये है दोस्तों बदलता हुआ भारत। और इस भारत के कारण मोदी जो है ये दावा करता है कि वो 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ 400 से ज्यादा सीट जीतेगा। मैं ये नहीं जानता हूं कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये संभावना है कि मोदी जीतेगा जरूर, ये संभावना है, ये कोई इस बात से इनकार नहीं करता है। लेकिन मोदी सिर्फ राम नाम के सहारे नहीं जीतेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि मोदी के पास सिर्फ ये मुद्दा, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये मुद्दा तो पिछले 30-40 साल से है, और अगर देखा जाए तो ये लड़ाई तो पिछले 500 साल से चल रहा है। तो क्यों नहीं कोई भाजपा ऐसी पार्टी यहां पे सत्ता में आ गई? क्यों नहीं नेहरू को हरा पाई? क्यों नहीं इंदिरा को हरा पाई? दोस्तों नेहरू, इंदिरा, मोदी ये इसलिए नहीं जीतता है कि वो किसी धर्म के तुष्टीकरण करता है या किसी धर्म की बात करता है। वो इसलिए जीतता है कि लोगों को विश्वास है कि मेरी समस्याओं का ये हल करेगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे, फिर और बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।